नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एवं बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है वह मुद्रा की परिभाषा से लिया गया है, जिसमें पूछा गया है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन वाकर का है। यह तो सबको रटा होना चाहिए, वाकर का कथन कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, प्रोफेसर वाकर द्वारा कहा गया था। इसके अलावा मुद्रा की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं, जिसमें मार्शल, सेलिगमैन, हैंसन, कैंट तथा नैप ने मुद्रा के संबंध में अपने विचार रखे हैं। तो मार्शल ने मुद्रा के संबंध में क्या बताया है, मुद्रा के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो वस्तु तथा सेवा का भुगतान करने तथा खर्च चुकाने में स्वीकार की जाती हैं। इसके अलावा रॉबर्टसन, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के लिए भुगतान या अन्य प्रकार के व्यापारिक दायित्वों के निष्पादन में स्वीकार की जाती है। सेलिगमैन मानते हैं मुद्रा वह है जिसमें सर्वग्राह्यता हो, तथा हैंसन मुद्रा वह है जो सर्व स्वीकृति हो। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जिसमें सर्वग्राह्यता हो, तथा हैंसन मुद्रा वह है जो सर्व स्वीकृति हो। केंट कहते हैं मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे साधारणतया विनिमय के माध्यम अथवा मूल्यांकन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तथा नैप मानते हैं या बताते हैं कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। तो यह मुद्रा की कुछ परिभाषाएं थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2 नंबर। यदि बैंक की प्रारंभिक जमा 100 रुपये है तथा नगद कोष का प्रतिशत 25% है, तो बैंक कितनी शाख का निर्माण करेगा। तो शाख का निर्माण बराबर हो जाएगा 1/CRR गुणे नगद कोष। नगद कोष कितना दिया है, 100 दिया है, तो 1/25 गुणे, यह 25% है, गुणे 100, तो 1/25% का मतलब हो जाएगा 1/25/100 गुणे 100। तो यह 100 इधर चला जाएगा, यहाँ गुणे 100 हो जाएगा, तो यह हट जाएगा 25 चक्कू 100, तो 400 आंसर आ जाएगा। तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा 400, 1 का आंसर डी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित में से कौन परोक्ष या अप्रत्यक्ष करों का गुण नहीं है। अप्रत्यक्ष करों का गुण नहीं है कौन सा। तो प्रत्यक्ष करों के गुण में न्याय की कमी को अप्रत्यक्ष कर का गुण नहीं कहा जाएगा। अप्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे, अगर परिभाषा की बात की जाए तो सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है, कर उस व्यक्ति द्वारा ना अदा किया जाए बल्कि दूसरे पर टाल दिया जाए, तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जिस कर का कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति पर होता है उसे अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके अलावा इस कर में व्यक्ति कर भार को दूसरे पर टालने में सफल हो जाता है, अर्थात जो कर विवर्तन योग्य होता है उसे अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें सीमा कर, उत्पाद कर, सेवा कर, बिक्री कर एवं मनोरंजन कर को शामिल किया जाता है। अगर अप्रत्यक्ष कर के गुण की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष कर के गुणों में सुविधाजनक, कर वंचन कठिन, न्यायपूर्ण, न्याय की कमी, लोचदार, सामाजिक लाभ, कर का आधार विस्तृत, लोकप्रिय एवं बचतपूर्ण को अप्रत्यक्ष कर के गुणों में शामिल किया जाता है। अप्रत्यक्ष करों के दोष में न्याय संगत नहीं, अनिश्चितता, अमित व्ययता, नागरिक चैतन्यता का अभाव, बेलोचता, प्रतिगामी और मध्यस्थता को शामिल। अब प्रत्यक्ष कर साथ साथ में जान लेते हैं प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। तो सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है वही व्यक्ति वास्तविक रूप से कर का भुगतान करता है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, वो प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। जो कर विवर्तन योग्य नहीं होता है या दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर सरकार लगाती है वही व्यक्ति कर को वहन करता है या कर अदा करता है। जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, स्टेट ड्यूटी कर, प्रत्यक्ष कर लेने
और कर देने के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता है। सरकार और करदाता के मध्य कोई बिचौलिया नहीं होता है। अगर प्रत्यक्ष कर के गुण की बात की जाए तो न्यायोचित होता है, निश्चितता होती है, मितव्ययता होती है, कम उत्पादकता होती है, लोचशीलता या लोचकता होती है, नागरिक चैतन्यता, आय की असमानता में कमी होती है। अगर दोषों की बात की जाए तो सुविधाजनक होता है, करवंचन, मनमानी कर की दर और लोकप्रिय होता है। इसके अलावा कर की कुछ प्रणालियां हैं, जैसे आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर, विशिष्ट कर, मूल्यानुसार कर। इनको भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो आनुपातिक कर किसे कहते हैं? जब सभी आयों पर एक समान अनुपात में कर लगाया जाता है तो उसे आनुपातिक कर कहते हैं। आय बढ़ने या घटने पर कर की दर एक समान ही रहती है। जैसे प्रतिभूति लेन देन कर पर जो कर लगाया जाता है उसे आनुपातिक कर के दायरे में रखा जाता है। प्रगतिशील कर किसे कहते हैं? तो जब आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है तो ऐसे कर को प्रगतिशील कर कहते हैं। समानता प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील कर महत्वपूर्ण होता है। प्रगतिशील कर का आरेख ये बनता है। इसी प्रकार से और आनुपातिक कर का आरेख ये हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रतिगामी कर जब आय बढ़ने पर कर की दर कम होती है तो उसे प्रगतिशील कर कहते हैं। अर्थात आय बढ़ती जाए और कर की दर कम होती जाए तो उसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं होता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से प्रतिगामी कर को तर्कसंगत माना जाता है। क्या है प्रतिगामी कर? जब आय बढ़ने पर कर की दर कम होती है तो उसे प्रतिगामी कर कहा जाता है। इसके अलावा अधोगामी कर क्या है? आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है। एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर आनुपातिक हो जाती है। इस कर के माध्यम से या इस कर को लगाने से निर्धनों पर अमीरों की तुलना में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अर्थात निर्धनों पर यह कर ज़्यादा लगता है। भारत में आयकर को अधोगामी कर का उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा विशिष्ट कर एवं मूल्यानुसार कर की प्रणालियां हैं। विशिष्ट कर उस कर को कहते हैं जब किसी वस्तु पर कर उसके वजन अथवा उसकी इकाई के आकार के अनुसार लगाया जाता है, तो ऐसे कर को विशिष्ट कर की संज्ञा दी जाती है। और आनुपातिक मूल्यानुसार कर किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर कर उसकी कीमत या मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो ऐसे कर को मूल्यानुसार कर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का गुण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का गुण जो है कर अपवंचन नहीं है। अगला क्वेश्चन है समृद्धि के किसके मॉडल में GN, GW, GA की शर्त पूर्ण होनी चाहिए पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए? तो हैरड के मॉडल में यह शर्त मानी गई है। हैरड अपने समृद्धि मॉडल में निवेश की दर खोजने के लिए 3 समृद्धि की व्याख्या करते हैं, जिसमें GA वास्तविक समृद्धि, GW वांछित समृद्धि और GN प्राकृतिक समृद्धि की बात करते हैं। GA क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में जो समृद्धि प्राप्त की जाती है वही वास्तविक समृद्धि दर कहलाती है। और वांछित समृद्धि दर क्या है? जब समृद्धि दर वहाँ पर पूर्ण रोजगार की बिंदु प्राप्त हो जाती है तो वहाँ वांछित समृद्धि दर होती है। जिस स्थिति में पूर्ण रोजगार का बिंदु प्राप्त होता है उस स्थिति पर वांछित समृद्धि की दर प्राप्त होती है। वांछित समृद्धि की अवस्था में संसाधनों का पूर्ण विदोहन हो जाता है तथा यहाँ अर्थव्यवस्था अधिकतम समृद्धि प्राप्त करती है, जिसमें अगर GA बराबर GW होता है तो सतत समृद्धि की स्थिति आती है। GA अगर ज़्यादा होता है GW से तो मुद्रास्फीति की स्थिति आती है। GA अगर कम होता है
GW से तो मुद्रास्फीति या मंदी की स्थिति आती है। इसके अलावा प्राकृतिक समृद्धि दर GN, जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर एवं तकनीक प्रगति को शामिल किया जाता है। दीर्घकालीन सतत समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि वास्तविक समृद्धि दर GA, वांछित समृद्धि दर GW बराबर GN प्राकृतिक समृद्धि दर तीनों आपस में बराबर हों। इसमें से किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होने से अर्थव्यवस्था में चाकूधार की समस्या उत्पन्न होती है। अगर GW ज़्यादा है GN से तो गतिहीनता की स्थिति मिलती है। GW ज़्यादा है GA से तो दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति मिलती है। GW कम है GN से तो दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति मिलती है। अगर हैरड के मान्यताओं की बात की जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हैरड का आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत लागू होता है। राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह सिद्धांत लागू किया जाता है। शुद्ध निवेश ही कुल निवेश है। निवेश तत्काल आय का रूप धारण कर लेती है। सीमांत बचत प्रवृत्ति औसत बचत प्रवृत्ति बराबर होती है तथा स्थिर रहती है। MPS बराबर हो जाता है MPS बराबर डेल्टा S अपान डेल्टा Y तथा MPS बराबर S अपान Y। अन्य मान्यताओं में आय पूंजी गुणांक स्थिर है। डेल्टा K अपान डेल्टा Y जो है स्थिर है। K अपान L पूंजी श्रम अनुपात स्थिर है। तकनीक प्रगति स्थिर मानी गई है। कीमतें स्थिर मानी गई हैं तथा जनसंख्या वृद्धि दर को बहिर्जात कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यह हैरड के आर्थिक समृद्धि की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। टूवर्ड्स ऑफ डायनामिक इकोनॉमिक्स लेखक के पुस्तक के लेखक जो हैं हैरड ही हैं। अगला एक कंट्रीब्यूशन टू दी थियरी ऑफ ग्रोथ मॉडल्स किसने लिखी? तो यह किताब लिखी गई थी सोलो द्वारा। सोलो ने लिखी थी। 7 का सही आंसर B है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न बाजारों में विभिन्न कीमत वसूल करना क्या कहलाता है? तो विभिन्न बाजारों में विभिन्न कीमत वसूल करना कीमत विभेदीकरण कहलाता है। और एकाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषताओं में से कीमत विभेदीकरण एक विशेषता है। कीमत विभेदीकरण की कोटि की बात प्रोफेसर पीगू द्वारा की गई थी, जिन्होंने प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि के कीमत विभेदीकरण की बात की है। तो 8 का सही आंसर क्या है? ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा जो है वह गुरनार्ड मिडल से संबंधित है। बी सही है। 10 धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा दी गई। IMF द्वारा, विश्व बैंक रिपोर्ट द्वारा, ब्रिटलैंड द्वारा, UNDP द्वारा। तो धारणीय विकास की जो लोकप्रिय परिभाषा है वह ब्रिटलैंड द्वारा 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई थी, जिसमें धारणीय विकास की परिभाषा देते हुए बताया गया कि धारणीय विकास पर्यावरण के संबंध में एक ऐसा विकास है जिसमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से करना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ प्राकृतिक संसाधन अवशेष अवश्य रह जाएं। अर्थात भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग या उपयोग करना चाहिए। ऐसी परिभाषा धारणीय विकास की परिभाषा ब्रिटलैंड आयोग द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन जो है वह है 11 नंबर। मांग वक्र जो क्षैतिज अक्ष के समांतर है और मात्रा दर्शाती है कि कीमत लोच निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? तो मांग वक्र जब क्षैतिज होता है तो वह अनंत हो जाता है। इसके अलावा जब मांग वक्र लंबवत होता है तो वह 0 हो जाता है। और इसके अलावा जब मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है तो वह क्या हो जाता है? इकाई के बराबर हो जाता है। तो यहाँ क्षैतिज बताया गया है, तो क्षैतिज मांग वक्र जो है वह हो जाता है अनंत। 11 का सी आंसर सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? काफ डगलस उत्पादन फलन Q बराबर AL अल्फा के 1 माइनस अल्फा में प्रतिस्थापन लोच होगी। तो प्रतिस्थापन लोच क्या होगी? तो प्रतिस्थापन लोच इकाई के बराबर होगी।
तो 12 का सही आंसर बी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आरंभ करने के वर्ष को इंगित करता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आरंभ करने का वर्ष जो है 2007-8 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन होगा, अधिनियम नहीं, मिशन हो जाएगा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वह 10 सितंबर 2013 को आया था, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है 2007-8 में आया था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, क्रिया द्वारा अधिगम की अवधारणा किसने दी। तो क्रिया द्वारा अधिगम की अवधारणा प्रोफेसर कैनेथ हैरो द्वारा दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, विकुंचित मांग वक्र रेखा में विकुंचित बिंदु दर्शाता है। तो विकुंचित मांग वक्र रेखा पे विकुंचित बिंदु जो है अनम्य कीमत एवं नम्य मात्रा को दर्शाता है। अनम्य कीमत और नम्य मात्रा, मतलब 3 और 4 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, किनमें से कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है। ग्रामीण आवास भारत निर्माण का घटक है। ग्रामीण विद्युतीकरण भी भारत निर्माण का घटक है। ग्रामीण टेलीफोन या ग्रामीण संचार भी भारत निर्माण का घटक है। इसके अलावा सिंचाई, आवास एवं जलापूर्ति भारत निर्माण के 6 घटक हैं, तथा कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का घटक नहीं है। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2005 में मनरेगा की शुरुआत की गई थी। स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताओं में निर्बल क्रमबद्धता है, स्थिर आय है, वस्तुओं की पूर्ण विभाज्यता है, उपयोगिता की क्रम सूचक प्रवृत्ति नहीं है। 17 का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, निर्बल क्रमबद्धता जो है वह तटस्थता वक्र में ली जाती है, और सबल क्रमबद्धता जो है प्रकट अधिमान सिद्धांत में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, उपभोक्ता उस बिंदु पर अपना संतुलन प्राप्त करता है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत होती है। डी सही है। 19 भारत में पहली बार शून्य आधार बजट किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट जो है प्रोफेसर बीपी सिंह के समय में 1987-88 के दौरान चालू किया गया था। और अमेरिका में 1969 में पीटर ए पायर द्वारा सबसे पहले शून्य आधारित बजट प्रारंभ किया गया था। शून्य आधारित बजट का मतलब होता है प्रत्येक मद को नए सिरे से शून्य मानकर चालू करना, शून्य आधारित बजट कहलाता है। इसको सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, तो बीपी सिंह द्वारा भारत में शून्य आधारित बजट चालू किया गया था। बीपी सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम केन्स द्वारा दिया गया था। छुरी धार समस्या किस मॉडल से संबंधित है। तो छुरी धार समस्या हैरोडोमर मॉडल से संबंधित है। क्या है छुरी धार समस्या। हैरोडोमर मॉडल में GA बराबर GW सतत समृद्धि की स्थिति है। जब एक भी बार GA बराबर GW संतुलन से हटता है तो यह हटता चला जाता है। इसी को चाकूधार समस्या कहते हैं। सरल शब्दों में GA तथा GW के अंतर को ही चाकूधार समस्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, छुरीधार समस्या किस मॉडल से है। तो यह छुरीधार समस्या जो है वह हैरोडोमर मॉडल से है। अगला जो क्वेश्चन है, एक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में 10 वस्तुओं के लिए सापेक्ष कीमत होगी 45 हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्न चित्र में प्रदर्शित बजट रेखा के अनुसार उपभोक्ता चाय और बिस्कुट के निम्नलिखित जोड़े प्राप्त कर सकता है। तो उपभोक्ता चाय और बिस्कुट के चाय का जो है 0 और बिस्किट का 50 इकाई उपभोग कर सकता है। तो 23 का सही आंसर डी हो जाएगा।
अगला 24 नंबर क्वेश्चन, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह ग्रेसम का नियम है। मजदूरी एवं लाभ में विलोम संबंध को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो रिकार्डो ने मजदूरी एवं लाभ में सर्वप्रथम विलोम संबंध को दिखाया था। 25 20 सही 26 कौन सा तत्व मानव सूचकांक का भाग नहीं है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय HDI का भाग है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोग HDI का भाग नहीं है, डी सही है। HDI का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा चालू किया गया था। HDI के प्रतिपादक डॉक्टर महबूब उल्लाह एवं अमृत कुमार सेन को माना जाता है। HDI के अगर घटकों की बात की जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को HDI का घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छद्म बेरोजगारी को मानवीय श्रम घंटों में परिभाषित किया। तो छद्म बेरोजगारी की परिभाषा सबसे पहले TW शुल्क द्वारा दी गई थी तथा छद्म बेरोजगारी की को मानवीय श्रम घंटों के साथ जोड़ने का काम AK सेन, अमृत कुमार सेन ने किया था। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्तचित्र बनाने के लिए सभी मदों को किसमें बदल लेते हैं? तो एक वृत्तचित्र बनाने के लिए सभी मदों को कोणों में बदल लेते हैं। तो 28 का सही आंसर डी है। 29 समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग सिग्मा n अपान संख्याओं की संख्या n हो जाए, सिग्मा x अपान संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सिग्मा x अपान n हो जाएगा, ए सही है। 29 अगला 30 नंबर क्वेश्चन, 15-20 वर्ग का मध्य मूल्य क्या होगा? तो 15-20 वर्ग का मध्य मूल्य जो है वह हो जाएगा 15 + 20 बटे 2 तो 35 बटे 2 तो 17.5 हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी है।